विनय सहगल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ। देश में जो आज सब कुछ हो रहा है उसमें अच्छा, मैं एक और अपने दर्शकों, मैं थोड़ी देर का मतलब मैं उठूँगा, मेरे साथी आरपी राय हैं, ये टेक ओवर करेंगे। मैं थोड़ा-सा हाथ पैर सीधा करूँगा, कुछ खा पी के मैं आता हूँ जी वापस। सर, जी सर। जी, जी। और मैं विनय सहगल साहब, लेकिन ये प्रश्न मैं आपसे से समझना चाह रहा हूँ कि अभी मैं अपनी जानकारी में बता दूँ, आप एक तो अ, वैक्सीनेशन का थोड़ा बताएँगे, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में हरदम है कि दवाओं के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। मैं एक दवा फेविफ्लू बता दूँ, उसका एक वेरिएंट था, मैं जब बीमार पड़ा मार्च के पहले सप्ताह में, वो ₹1180 में मिली थी। उसका एमआरपी ही एक 10 दिन बाद कुछ 2300 कुछ रुपया हो गया। तो ये कैसे हुआ इतनी कम समय में? क्या डिमांड सप्लाई थी या इसका कोई मैकेनिज्म है? ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे। लेकिन ओपनिंग में सबसे पहले विनय सहगल साहब, आप थोड़ा वैक्सीन के बारे में जो आपकी राय है एज अ फार्मा मैन्युफैक्चरर, वो थोड़ा हम लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं थोड़ी सी मिश्रित भाषा का प्रयोग करूंगा। सबसे पहली बात जो सुनने में आ रही है इस वक्त, लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये एक आकस्मिक घटना हुई है, इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इट वाज, पर एक चीज पक्की है कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको पैंडेमिक के तौर पे घोषित कर दिया था। और जिस दिन पैंडेमिक की घोषणा हुई उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि केवल 3 विकल्प थे इसको अंत स्टेज तक लाने के लिए। या तो हम इसके लिए कोई थेरेपी डेवलप करते, यानी कोई दवा ऐसी होती, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, सार्स और मेर्स के टाइम पे बर्ड फ्लू के विरुद्ध एक्ट करने वाली टेमीफ्लू निकली थी, जो कि बड़ी इफेक्टिव थी। और उस वजह से जो मॉर्बिडिटी थी, मोर्टेलिटी थी, उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया था। अब कोविड के केस में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अभी तक हमें कोई भी दवा नहीं मिली इसकी। दूसरा जो विकल्प था वो था कि हम वैक्सीनेशन डेवलप करें, और तीसरा विकल्प था कि हम धीरे धीरे करके सब लोगों को इन्फेक्ट हो जाने दें, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज पर हम पहुंच जाएं। जो तीसरा विकल्प है, ये तो इतनी ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की वजह से ये इम्प्रैक्टिकल था। तो पिछले साल मार्च में ही ये क्लियर हो गया था कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई हमारे पास में इसका वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। आनंदवर्धन जी, लिहाजा इसकी प्लानिंग जो है वो उसी वक्त चालू हो जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई। लोगों को यही बताया गया कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, बालकनी में खड़े होकर थालियां को बजाइए और इसका समाधान निकल जाएगा। लेट अस बी क्वाइट ऑनेस्ट अबाउट इट। मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग करना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ इंटरिम सोल्यूशन है जिसका कि आप अगर पालन करें तो आप केस काउंट को नियंत्रण में रख सकते हैं। अब एक चीज मैं कहूंगा, फिर वैक्सीनेशन के डिटेल्स के बारे में मैं अभी जाऊंगा। ये जो हम आज के दिन इतनी खराब स्थिति देख रहे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ वांट ऑफ नॉलेज, दिस इज बिकॉज ऑफ वांट ऑफ लीडरशिप, वांट ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। मेरे मुताबिक जो सबसे पहला कदम उठा देना चाहिए था सरकार को, वो था टू अपॉइंट वन सिंगल ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, जिसको कहते हैं कि अजार, एवरीथिंग कम्स अंडर हिम। एंड स्टेट लेवल पे भी देयर शुड हैव बीन अ सिमिलर कोऑर्डिनेटर रिपोर्टिंग टू द कोऑर्डिनेटर एट द सेंटर, एंड देन ऑनवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड फाइनली टू द तालुक लेवल। वो सब की स्थापना नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ी खामी रही है।
जिसकी वजह से हम ये बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए उसको तो छोड़ दीजिए, अब थोड़ा मैं वैक्सीन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो वैक्सीन की प्लानिंग के बारे में, जो फंडामेंटल इंटरिम मेजर्स थे, मैं मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो कह ही चुका हूं, पर एक जो बहुत ही अहम चीज थी वो था 3T प्रिंसिपल्स का पालन करना: टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। टेस्टिंग के लिए हमें जो सुविधा बनानी चाहिए थी, जिस प्रकार से उसकी एक्सपेंशन करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं की गई। ना टेस्ट किट्स काफी मात्रा में प्रयोग किए गए, ना वो उपलब्ध हुए, और गवर्नमेंट का जो सारे का सारा एम्फेसिस रहा है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से इस पे प्राइस कंट्रोल लगाया जाए। अब इस तरह की आपातकालीन स्थिति में प्राइस कंट्रोल इज नॉट द प्रायोरिटी. The priority is to expand the testing facility to make sure that anybody and everybody who needs testing can get tested. This never happened. अब आते हैं वैक्सीन प्लानिंग पे. It should have been obvious in the month of March itself that vaccination was the only way out of this. तो प्लानिंग उस वक्त चालू हो जानी चाहिए थी. और देशों ने क्या किया? अभी तक तो वैक्सीन was only an idea. There was no concrete vaccine available. फिर भी बाकी सब देशों ने टाइप सारे फाइनलाइज कर लिए, जिससे कि वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध हो सके, दे वुड हैव द रिक्विजिट डोजेस अवेलेबल. अब मैं आपको कुछ आंकड़े जब बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं. जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने मई में 300 मिलियन डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. यूके गवर्नमेंट ने 100 मिलियन डोजेस का एस्ट्राजेनेका के लिए साइन कर लिया था मई 17 2020 को. जो कोवैक्स संस्था थी WHO के अंतर्गत, उन्होंने 400 मिलियन डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. जापान ने 120 मिलियन डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. बांग्लादेश ने 30 मिलियन डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नवंबर 2020 में. हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं. हमारे प्रधानमंत्री ने एक जब विजिट करी SII पूना में, तो उस वक्त 11 मिलियन डोजेस का ऑर्डर प्लेस किया था SII के ऊपर. अब ये स्पष्ट है कि हम लोगों की जनसंख्या को देखते हुए ये बिल्कुल ही इनसफिशिएंट था. अब इसके बारे में मैं और कितना आपको बताऊं, पर जो प्राइवेट सेक्टर ने अपना इनिशिएटिव लिया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने टाई अप कर लिया था एस्ट्राजेनेका के लिए इन द मंथ ऑफ मई इटसेल्फ. भारत बायोटेक ने फ्लूजेन USA के साथ में टाई अप किया, और कुछ ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद के साथ उन्होंने कोवैक्सीन को डेवलप किया. अब हमारी सरकार ने जो सबसे ज्यादा अहमियत दी वो कोवैक्सीन को दी, ये सोच के कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है. इसमें अपने में कोई गलती नहीं थी, पर एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए थी कि जो वैक्सीन पाश्चात्य देशों में अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू पास हो चुकी हैं, आप उनके अप्रूवल के लिए यहाँ पे बाधा क्यों डाल रहे हैं? ऑटोमेटिक अप्रूवल क्यों नहीं दी गई उनको? अब जाके अप्रैल में दी गई है. अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत. अब इस वक्त आपने जिम्मेदारी जो थोप दी है स्टेट्स पे कि आप अपनी अपनी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करें. दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. हु विल गेट द बेनिफिट?
जो आपके पास में मोनोपोली परचेजिंग पावर थी, which would have given you the best terms and the best price, आपने उसको तो छोड़ दिया. You have shifted the responsibility to the states. That is one aspect. Secondly, the policy has been very muddled, और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है. The necessity for giving a clear and unambiguous message is the first thing. This is the essence of leadership. Everybody should be speaking in the same voice, and whatever dissensions have to be voiced should be voiced at the expert level and not turned into a public debate. This has been lacking. अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं. अब सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ अ वायरस. ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये है आरएनए वायरस. इसका मतलब है कि ये पूरा डीएनए नहीं है इसमें, ये सिर्फ आरएनए का वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड है इसमें. आरएनए वायरसेस के बारे में ये वायरोलॉजिस्ट को जानकारी है कि दे आर मोर प्रोन टू म्यूटेशंस, because what a DNA virus has is it has a copy checking mechanism, if I use a non-technical term. जो जीनोम की कॉपीज बनती हैं, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं या अगर उसमें कुछ म्यूटेशंस हैं तो वो करेक्ट करने की क्षमता रखता है. आरएनए वायरस में ये क्षमता नहीं होती. लिहाजा आरएनए वायरसेस में जितनी बार ट्रांसमिशन होगी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है म्यूटेशंस. और ये बिल्कुल चांस की बात है. कुछ म्यूटेशंस ऐसी होंगी जो कि कम हानिकारक हैं और कुछ ऐसी होंगी जो कि ज्यादा हानिकारक होंगी. जिस तरह से डार्विन का प्रिंसिपल था, जिसके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है, जो इतनी चर्चा हो चुकी है, वो वायरसेस को भी अप्लाई करती है. अल्टीमेटली इट विल बी द सर्वाइवल ऑफ अ वायरस which will cause more damage to the host and which will enable faster replication. Those will survive rather than the more benign mutations. And this is something that we are seeing. अब इसको मैप करने का भी तरीका ये नहीं है कि आप ज्योतिष विद्या का प्रयोग करेंगे. You have to do what is called genome sequencing. And enough samples have to be sequenced to find out कि कौन सा वेरिएंट कौन से स्थान पर ज्यादा बढ़ रहा है, and then to take preventive measures accordingly. अब इसके बारे में चर्चा हुई. एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है INSACOG, which is supposed to oversee genome sequencing. This was formed on 30th of December 2020. इसको लक्ष्य क्लियरली दिया गया कि आप 5% सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे. उपलब्धि क्या हुई है? आज के दिन 1% तक पहुंचे हैं हम लोग. अब रिजल्ट इसका ये हुआ है कि वायरस फैल रहा है, म्यूटेशंस फैल रही हैं, पर हम लोग अंधकार में हैं. हमको मालूम नहीं कि उसका किस हद तक हानिकारक है और किस हद तक नहीं है. कहां पर फैलाव इसका हो रहा है वो भी नहीं मालूम हमको. तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसका कि आज भी हम लोगों को जागरूक होकर और समाधान निकालना है. There is no option. Otherwise, we will not be able to stop the virus. और मैं आपको चाहता तो ये हूं कि बहुत अच्छी खबर दे सकूं, but let us be prepared for one thing. This is not the end of the problem. There will be future waves. और जितना आप डिजीज को फैलने देंगे, उतने the chances of mutation are only growing. This is what has happened when we have got this double mutant which is causing so much havoc in the country today. और ये जो प्रवृत्ति है इसकी, ये बढ़ती जाएगी.
We have to be prepared for the third wave and the fourth wave today, not leave it to future planning, not bury our heads in the sand and say this problem is either not there or we'll deal with it when it comes. विनय जी, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक सवाल के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हम्म। क्योंकि जो थर्ड वेव की बात हो रही है, इसके बारे में कई अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है। क्या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, चूंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसी नई गाइडलाइन या कोई नया प्रोटोकॉल जिसकी बात की जा रही है, उस संबंध में या तैयारियों के संबंध में आप लोगों के लिए भी कोई नई गाइडलाइन या नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त लेट मी बी वेरी कैंडिड, द डेटा कलेक्शन इज आवर वीकेस्ट लिंक इन द चेन। इस वक्त इतनी एम्फेसिस हो रही है किसी तरीके से नंबर्स को पॉलिश करिए, असलियत का किसी को मालूम नहीं। और हार्ड डेटा के बिना अगर आप सोचे कि कोई फार्मा में जादू निकल आएगा, वो नहीं निकल सकता। और जो व्हाट्सएप डॉक्टर्स इतनी तादाद में आज के दिन खड़े हो रहे हैं, let me also tell you that this is affecting the medical fraternity as well, because even among doctors there are all types of doctors. The pulmonologists who are supposed to be the specialists in this field, उनकी संख्या कम है आज के दिन। So many general practitioners are touting whatever cure, and I say that within inverted commas, will give them the maximum profit and benefit. It's a very sad commentary, but you know, it's a fact. हम लोग विनय जी दवाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, जो तमाम दवाओं की महंगाई को लेकर के, दवाओं की उपलब्धता को लेकर के बात हो रही है, जो वैक्सीन की बात हो रही है, टीका बनाने की बात हो रही है, उसके लिए बार बार ये कहा जाता है कि जो लैब की सेटिंग है, जो प्लांट्स जहाँ पे लगने होते हैं, जहाँ टीका बनता है, उनके सेटअप में बहुत लंबा समय लगता है। तो क्या कई बार जो कि राजनीतिक दल जो है वो कह रहे हैं, जो सरकार है, सरकार के तमाम जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि इसमें सालों का समय लगता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर हमें वैक्सीन को बनाने के लिए प्लांट लगाना है तो वो उसके लिए हमें कितना समय चाहिए, कितनी तैयारियां चाहिए, ये कैसे स्पष्ट होगा? या कुछ इसके बारे में जो आप बताएं, जिसके बारे में जो समझा जा सके, जिससे कि ये क्या हकीकत है इसकी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एक ग्रीन फील्ड प्लांट को लगाने में जितना समय लगता है वो आज के दिन हमारे पास में नहीं है इतना समय। It should have been obvious that the only answer was to scale up existing facilities. जिनके पास में bioreactors already हैं, they have the technology, they know how to scale up. We should have given them enough money to scale up as soon as humanly possible. वो तो किया नहीं हमने। अब जो 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ है उसमें 35,000 करोड़ रुपए की उसमें प्रोविजन की गई फॉर कोविड। There was enough money available. I am told that the Serum Institute asked for 3,000 crores last year to scale up their production capacity. This was not given to them. When was it given? 23rd of April this year. So एक तरह से ये तो हम लोग अपने ऊपर ये मुसीबत लेके आए।